नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकन जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। बात तो करेंगे हम आपके इस पे जो सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स आज आए हैं तो आज संडे के दिन इसको खत्म कर देते हैं। सबसे पहला कमेंट है कुलदीप परमार सर का। सर, जनवरी 2023 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। गुड। चलो सर, ठीक है। तो तकरीबन आपको 1.5-2 साल हो गया। 2 महीने बाद 2 साल हो जाएगा आपको। तो काफी आपको अच्छी मतलब इसकी उतार का एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन मार्केट के हाई राइज का आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्च 2023 से मार्केट ने राइज कर दिया था। लेकिन फिलहाल सर क्या बोल रहे हैं, 25 अक्टूबर 24 तक 8-9% डाउन हुआ है। अभी भी 22-23% प्रॉफिट में हैं और 3-4% डाउन जाने का अनुमान है। देखते हैं आगे भी लमसम जारी रहेगा। हाँ सर, लमसम जो करना है पार्ट पार्ट में अपना करते रहना है। मार्केट में डरना नहीं है, बिल्कुल आप जो है राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 22-23% अगर आपका ये है तो यहाँ तक तो मतलब ही नहीं है कि आपका कभी भी पोर्टफोलियो डाउन में जाएगा। इतना डाउन में जाने का मतलब है कि बहुत सारा नुकसान हो जाना है। वहीं पर ये डी कोरो सर जी पूछ रहे हैं कुछ। ये पूछ रहे हैं कि सर, इंडियन मार्केट में एफआईआईज का कितना पैसा लगा हुआ है। अच्छा, मार्केट में 100% में से कितना डीआईआईज और कितना एफआईआईज का है, ठीक है ना। क्या कंपनी के प्रमोटर भी बाद में शेयर को परचेज करते हैं? यस, डेफिनेट है। क्या कनाडा के पेंशन फंड ऑन का भी इफेक्ट मार्केट में पड़ रहा है? अखिलेश सिंह कौरू जी बोल रहे हैं। देखिए सर, ना तो 100% डीआईआईज की इंडियन मार्केट है, ना ही 100% आपके एफआईआईज की है, ठीक है ना। तो एफआईआईज का इस समय है तौबा मचा हुआ है। तो मैं एफआईआईज का डाटा आपको करता हूं, डीआईआईज का फिर आप देख लीजिएगा। टोटल मार्केट इंडिया की टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 2 अक्टूबर को कितना 4,74,86,463 था 2 अक्टूबर को। अब हो सकता है कि आज की डेट में थोड़ा सा रिसेंट डाटा ये नहीं है। वहीं पर ही भी आपने ये सुना होगा कि 5.5 ट्रिलियन को यूएस डॉलर को इंडिया की इकोनॉमी क्रॉस कर गई थी और तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने के कगार पर हमारी मार्केट पहुंचने वाली थी। ये हमने आपसे उस समय शेयर किया था। अब रही बात कर लेते हैं एफआईआईज की। एफआईआईज का देखिए सर, डाटा जो है ना, वो थोड़ा सा पेचीदा सवाल आपने पूछा है, लेकिन अच्छी बात है। मैं देखता हूं, आपको निवारण करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज ये एक्सटेम्पर हो जा रहा है। तो ये मेरे को जो मैंने इसको लिया है 98-99 से एफआईआईज का डाटा हमें अवेलेबल हो पाया है, कितना इन्होंने किस साल में इन्वेस्ट किया है। तो अगर मैं इसको एक साथ में पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पढ़ ही देता हूं। 99 में इन्होंने 29,973 करोड़ का इक्विटी में और 147 करोड़ इन्होंने डेप्ट से निकाला है। 9,669 करोड़ 2000 में और 452 करोड़ इनका डेप्ट में रहा है। 10,206 करोड़ इनका 2001 में इक्विटी में रहा है। 273 करोड़ इनका रहा है डेप्ट से इन्होंने निकाला है। 8,072 करोड़ इन्होंने निवेश किया 2001-2 में इक्विटी में और 690 करोड़ किया है आपका डेप्ट में। वहीं पर 2002-3 में 2,527 करोड़ और 162 करोड़। अब देखिए, जब एक एक साल में इतना सही ये निवेश कर रहे थे, तो आप खुद सोचिए आज इन्होंने 1 लाख करोड़ कैसे बेचा है। आपको बताता हूं मैं उन चीजों को। फिर उसके बाद में इन्होंने 2003-4 में, इसीलिए मैं इसको, 2003-4 में देखिए इन्होंने 39,959 करोड़ डेप्ट इक्विटी में इन्होंने निवेश किया है और 5,805 करोड़ इन्होंने डेप्ट में निवेश किया है। वहीं पर 2004-5 में देखिए 44,122 करोड़ इन्होंने निवेश किया है इसमें इक्विटी में एंड 1,758 करोड़ डेप्ट में। वहीं पर ही 2005-6 में इन्होंने 48,800 करोड़ करा है निवेश इक्विटी में और 7,333 करोड़ डेप्ट से इन्होंने निकाला है। 2006-7 में 25,235 करोड़ इन्होंने इक्विटी में निवेश किया है एंड 5,604 करोड़ डेप्ट में इन्होंने निवेश किया था। 2007-8 में देखिए, जब आपका जबरदस्त ये हुआ था, तो उसके बाद में इन्होंने, जब उस समय हमारी मार्केट पीक पर थी, 53,403 करोड़ इन्होंने निवेश किया था इक्विटी में, 12,775 करोड़ इन्होंने डेप्ट में। वहीं पर 2008 में जब लोमन ब्रदर का
कोलैप्स आया था 2008-9 में, इन्होंने 47,706 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट के इक्विटी से निकाले थे और 1,895 करोड़ इन्होंने इसमें निवेशित करे हैं। वहीं पर 2009-10 में देखिए 1,10,220 करोड़ इन्होंने इक्विटी में हमारे डाले हैं 2009-10 में, और 32,437 करोड़ इन्होंने डेप्ट में डाले हैं। वहीं पर आप देख लीजिए 10-11 में 1,10,121 करोड़ आपके इक्विटी में डाले हैं इन्होंने, और 36,317 करोड़ डेप्ट में। उसके बाद में 11-12 में 43,733 करोड़। अब मैं जो डेप्ट और नहीं करूंगा, जो फर्स्ट में पढ़ता हूँ वो समझिएगा इसका इक्विटी का, और जो ये समझिएगा इसका है फिर, ठीक है। 11-12 में 43,737 करोड़, 49,987 करोड़। वहीं पर 12-13 में 1,40,032 करोड़ और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1,40,032 करोड़, 28,334 करोड़। 13-14 में 79,708 करोड़, 28,059 करोड़ डेप्ट से निकाले इन्होंने 13-14 में। वहीं पर 14-15 में 1,11,332 करोड़ इन्होंने डाले हैं और 1,66,127 करोड़ डेप्ट में इन्होंने, हाँ 1,66,127 करोड़ डेप्ट में इन्होंने डाले हैं। उस साल 14-15 में डेप्ट में इनका ज्यादा रहा है। वहीं पर 15-16 में इन्होंने बिकवाली करी थी, कुछ भी नहीं निवेश किया है। जो निवेश का आंकड़ा नहीं इनका 14,171 करोड़ का आपका 15-16 में, किससे, इक्विटी से, और 4,003 करोड़ इनका रहा है डेप्ट में। वहीं पर इस 16-17 में 55,702 करोड़ इनका रहा है, इन्होंने निवेश किया है इक्विटी में अपने, और डेप्ट में 7,291 करोड़। वहीं पर ही 17-18 में 25,634 करोड़ इन्होंने निवेश किया है इक्विटी में, और 1,19,035 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हाँ 1,19,035 करोड़ 17-18 में इन्होंने डेप्ट में निवेश किया था। देख लीजिए काफी जो डाटा आपको दे रहा हूँ, जो है क्या नाम है सर, जो है जो भी है वो आपका नाम मेरे को याद नहीं है। और 87 करोड़ 18-19 में इन्होंने निकाला इक्विटी से, 42,335 करोड़ निकाला था डेप्ट से। वहीं पर 19-20 में 6,152 करोड़ इन्होंने इक्विटी में निवेश किए हैं और 48,710 करोड़ डेप्ट से इन्होंने निकाले हैं। वहीं पर 20-21 में कोविड के टाइम पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,74,031 करोड़ इन्होंने निवेश किए हैं इसमें, और 50,443 करोड़ इन्होंने निकाले हैं, ठीक है। वहीं पर ही 21-22 में इन्होंने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,40,009 करोड़ इन्होंने निकाले हैं और डेप्ट से, और उसके बाद में 1,1628 करोड़ इन्होंने डेप्ट में डाले हैं। वहीं पर ही इनका 22-23 में है 37,000, जब वो मार्केट अपनी फ्लैट हुई थी 37,631 करोड़ इन्होंने निकाले हैं और 8,937 करोड़ डेप्ट से निकाले हैं। वहीं पर 23-24 में दबा करके इन्होंने 2,08,211 करोड़ इन्होंने खरीदारी करी है इक्विटी में, और डेप्ट में करा है 1,21,058 करोड़ का। वहीं पर 24-25 में इनका जो ये 30 अगस्त 2024 का डाटा है, ठीक है ना, अक्टूबर वाला नहीं है इसमें। तो तब तक इन्होंने इक्विटी में बाई किया था 31,991 करोड़ का, डेप्ट में बाई किया था 53,090 करोड़ का। तो टोटल अगर आप देख रहे हैं तो इक्विटी में इनका है 12,30,653 करोड़ और 44,04,0526 करोड़ इनका रहा है डेप्ट में। कुछ इनका हाइब्रिड वगैरह में भी रहा है। तो टोटल मिला करके जो इन्होंने निवेश करा हुआ है अब तक, वो करा हुआ है 17,76,522 करोड़ का FIIs ने निवेश करा हुआ है। अब आप खुद देखिए कि ये 99 से लेकर के अभी तक का इनका निवेश और ये है, तो साहब कुल मिलाकर के जो हमने इनका मालूम किया है वो इनका आज के टाइम पर जो टोटल निवेशित पैसा है इतना 17,76,522 करोड़, ये इनका हो गया है 78 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 78 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि आपकी टोटल मार्केट की कैपिटलाइजेशन इतनी हो रही है, ठीक है।
तो अब ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये बात बताई है। अब आगे देखते हैं कि आपका क्या क्या कमेंट है, फिर उसके बाद में उसको देता हूं। मार्केट में 100 में से कितना DIIs और कितना FIIs हैं? सर DIIs भी, आई थिंक DIIs का डाटा मैंने नहीं निकाला है, तो आप इसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है। और उसके बाद में DIIs मीन्स क्या है कि मतलब जो है, जो हम आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अब उसमें आपके इंश्योरेंस वाले भी आ जाते हैं, आपके म्यूचुअल फंड वाले भी आ जाते हैं, आपके बैंक वाले भी आ जाते हैं, बाकी भी आ जाते हैं, तो वो सारा अलग अलग फिर निकाल करके उनको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। FIIs का इसलिए इजीली अवेलेबल हो गया क्योंकि वो FIIs एक अलग मानी जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या कंपनी के प्रमोटर बाद में शेयर को परचेज करते हैं, इस पर मैं डिस्कस करूंगा, ये वाला प्रश्न आपका। और FIIs से DIIs अधिक खरीद रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है, बाजार क्यों गिर रहा है, तो इस पर जरूर अभी मैं जब करूंगा चर्चा करूंगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, होने दीजिए, क्योंकि संडे के दिन वीडियो लंबा होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था, जो आपको हमने वो चार्ट बताए हैं ना, वो बताना बहुत जरूरी था कि साल साल में जिन्होंने निवेश किया है, अब उनका 78 लाख करोड़ रुपया हो गया है हमारी इंडियन मार्केट में, ठीक है ना। 17 लाख समथिंग करोड़ का 78 लाख करोड़ रुपया हो गया है, तो ये आपको बताना बहुत ही जरूरी था। ठीक है। अब उसके बाद में क्या, कनाडा के पेंशन फंड आन का भी इफेक्ट मार्केट पर पड़ रहा है। देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली कनाडियन जो है पेंशन फंड है, इसके बारे में एक दिन चला था, मैंने सोचा था इसका मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जब इस पर मैं गया ना, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल और पेचीदा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर जुगानी टॉक्स अगर ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अपने पेंशन फंड से कोई भी कनाडियन, आई थिंक कि मतलब जो पैसा निकाल रहा है तो बहुत ही ना के बराबर निकाल रहा है। और रही बात की रूमर्स वगैरह लोग कर देते हैं, जब आएगा जो है, जब डाटा आएगा तब इस पर फिर चर्चा करा जाएगा। अब सर आगे बात कर लेते हैं, जो कि अगले रमेश चंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं कि FIIs से DIIs अधिक खरीद रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, बाजार गिर क्यों रहा है। RC प्रसाद सर है ये कोई सर, तो इनकी बात का जवाब दे देते हैं। देखिए सर, 1000 करोड़ का खाली फर्क है FIIs और DIIs की खरीदारी में। अब DIIs ने बेचा है 1,11,000 करोड़ और खरीदा है FIIs ने बेचा है एंड खरीदा 1,10,000 करोड़, जो अभी तक के डाटा आज हैं वो। अब इस पर हम आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं। अब इसको सर देखो, आपको ऐसा है कि ऐसा नहीं है, खरीदारी भी होती है, बिकवाली भी होती है, दोनों के द्वारा। अब क्या होता है, जिसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है तब उसके बाद में उसको कहा जाता है कि इसने इतनी खरीदारी करी, इसने इतनी करी है। तो जो हमें डाटा डेली शाम को मिलता है अपडेट होकर के, वो खरीद और प्लस बिकवाली दोनों चीजों को निकाल करके जो ज्यादा बैठता है वही कहा जाता है। अगर ज्यादा बैठ गया, माइनस में चला गया, तो हुआ कि सेलिंग कर रहे हैं, अगर वही प्लस में चला गया तो हुआ कि बाई कर रहे हैं। जबकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर मार्केट आपकी डिपेंड करती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात बताऊं कि रिटेलर्स में सबसे अहम योगदान जो रहा है वो रहा है म्यूचुअल फंड MCs का, इसमें खरीदारी का, आप भी जानते हैं। अब आपको मैं बहुत उस पे इसको नहीं जाऊंगा, बड़े उससे आपको मैं इसको अपना समराइज करके बताता हूं। तो सर डिमांड और सप्लाई का गेम होता है, आप जानते हैं, डिमांड और सप्लाई का गेम होता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे, मैं आपको समझाऊं इसको, कि आप इसको ऐसे लीजिए कि मान लिया है FIIs का जो होल्डिंग है, ज्यादा होल्डिंग किसमें है उनकी होल्डिंग है लार्ज कैप स्टॉक्स में, चाहे सेंसेक्स को चाहे निफ्टी को। तो उनमें है एक, तो सब्जेक्ट पर भी आऊंगा मैं, तब आपको जाकर के क्लियर होगा, सब्जेक्ट पर मैं आपकी शंका का समाधान करके बोलता हूं। अब उन्होंने क्या किया, रिलेंटसली सेल करना शुरू कर दिया, मानता हूं मैं, लार्ज कैप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडसलैंड बैंक का भी लेते हैं, इसी वजह से आज मैंने बैंकिंग का लिया हुआ सब्जेक्ट लिया हुआ, वीडियो होगा लंबा, अब आप लोगों को सुनना तो पड़ेगा ही, आपकी मर्जी है, सुनना पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मेरा काम है इंफॉर्मेशन और नॉलेज देना। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि आपके जो फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास एक उनके हाथ बंधे हुए हैं, जो हाइड रूप से बांध रखा है आपकी सेवी ने। क्या बांध रखा है उन्होंने बोला हुआ कि भाई जिस टाइप का फंड है, हालांकि थोड़ा सा वो लोग बदमाशी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, सिचुएशन के अनुसार 100% तो करेक्ट नहीं करते हैं, तो फंड मैनेजर भी थोड़े से
होते हैं, क्या नाम है, जो रूल को बाउंड करते हैं बाद में उनके ऊपर, जैसे अभी उसके ऊपर किसी एक मतलब जो है उसके ऊपर अपना जो फंड हाउस के ऊपर, उसका नाम मेरे मुंह में ही है, उनके ऊपर वो भी लगी है आज, जो है पेनल्टी भी लगी, उन्होंने रूल को जो ब्रेक किया है। तो चलिए ठीक है, उस पर जो है चर्चा नहीं है, चर्चा हो रही है किस पे, तो फंड मैनेजर बाउंड है कि यस, जिस कैपिटलाइजेशन का, जिस इंडाइसेस का फंड है उसमें 65% उसको उसमें एलोकेट करना है, रेस्ट 35% उसने कहां करना है, अदर्स में वो जा सकता है। फ्लेक्सी कैप को, मल्टी कैप को थोड़ी सी छूट है कि हाँ वो थोड़ा सा फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। अब आप अगर पूरा टोटल आप अगर अक्टूबर महीने का देखोगे तो यस, डीआईआई ने खरीदारी किया है, स्मॉल कैप में भी खरीदारी किया है, मिड कैप में भी खरीदारी किया है, फ्लेक्सी कैप में भी खरीदारी किया है, हाइब्रिड में भी खरीदारी किया हुआ, मतलब जिसको वो बोलते हैं बैलेंस्ड बोलते हैं, लार्ज कैप में भी खरीदारी किया हुआ है। तो इन्होंने एक वो 4000, 5000, 2000 जो है करोड़ के आसपास से ऐसे लेकर के मतलब जो सारे उसमें गए हुए हैं, उन्होंने खरीदारी करा हुआ है। अब उसमें समस्या कहां पे आ रही है कि जैसे बिकवाली हो गई लार्ज कैप की ज्यादा, या बिकवाली हो गई मिड कैप की ज्यादा, या बिकवाली हो गई स्मॉल कैप की ज्यादा, तो वहां पर क्या हुआ कि इंडाइसेस में बेचा किसने, एफआईआई ने बेचा, आपके जो ये वाले हैं टॉप के आपके अच्छी कंपनियां हैं उनको बेचा उन्होंने। अब उससे आपका इंडाइसेस गिरा, इंडाइसेस गिरने के बाद में मैंने 16 करोड़ जो डीमैट अकाउंट वाली बात करी थी, उसमें से कुछ लोगों के बीच में जो मिड कैप और स्मॉल कैप के हैं उनके अंदर भी डर फैला। अब उन्होंने जब बेचा तो आपके फंड मैनेजर ने उनको क्या किया, उनको लपक लिया, क्योंकि इनके पास खरीदने का ऑप्शन था। वहीं पर इन्होंने क्या किया, लार्ज कैप को ये खरीद नहीं पाए क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से ओवरऑल जब आप देखते हैं मार्केट का, इंडाइसेस का, तो जो खरीदारी का अब ये तो हो नहीं रहा ना कि जो जिस परसेंटेज में जो जो बिक रहा है उसी परसेंटेज में उसको खरीद लिया जाए। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उसमें क्या होता कि कुछ चीजें आपको हल्की सी बढ़ी हुई दिख जाती, कुछ चीजें आपको डाउन सी दिख जाती हैं। अब जिसकी वजह से क्या हुआ है कि 100% जैसे मान लिया, आपको मैं ऐसे बताऊं कि कुछ ऐसे शेयर्स हो गए कि जिनकी डिमांड ही नहीं है, सप्लाई तो है डिमांड नहीं है। जैसे मान लिया ऑटो जो है, आप उसका ले लो, जो है आप सेक्टर का ले लो, आपको ऐसे समझाता हूं कि गाड़ियों का दाम फिक्स्ड है, कंपनियों ने ये तो नहीं बोला कि हम गाड़ी के दाम कम कर दे रहे हैं, लेकिन कंपनियों ने क्या किया, जब उनकी सप्लाई तो है बट उसकी डिमांड नहीं है, तो उस पर क्या किया, इन्होंने ऑफर रखा, दिवाली ऑफर रखा, धनतेरस ऑफर रखा, क्या नाम है आपका, ये कौन सा महीना बीता है जो इसका बरसात वाला सीजन, मानसून जो है सीजन का ऑफर रखा। मतलब आपने देखा होगा मई जून से लेकर के और अक्टूबर तक, टिल अक्टूबर क्या दिसंबर तक चलेगा, ऑफर ही ऑफर चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं उन्होंने दाम कम किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, ऑफर उस पर उन्होंने निकाल दिए हैं। मींस क्या, उनके पास खरीदार नहीं है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जितने शेयर्स बिक रहे हैं ना, उतने खरीदार नहीं मिल रहे हैं। बालूम तो आपको दिख रहा है, लेकिन उन इंडाइसेस में उतने खरीदार नहीं मिल रहे हैं जिनकी वजह से आपको गिरावट दिख रही है। आई होप की बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लिया, जैसे सपोज करो कि मतलब डिफरेंट चीजें हैं, तो अब टोटल आपको दिख तो जा रहा है कि हाँ इतना पैसा गया तो इतना पैसा खरीदारी हुई है, लेकिन उसमें से किसकी डिमांड हुई है, किसकी सप्लाई हुई है, वो ओवरऑल मिला करके जाकर के वहां पर आपको निगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो सबकी ही खरीदारी होगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो चाहे पेनी हो। तो बोलते हैं ना, बुल रन में कोई भी परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये है सर कहानी कि जो कि आपको ये मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है आपको कि गिरावट, इसीलिए आपको जो है अपना परसेंटेज, अगर आप इसको परसेंटेज वाइज एलोकेट करोगे ना तो आपको ज्यादा फिर समझ में आएगा। उसको मैं करूंगा तो जो है काफी मेरे को 1-2 घंटा मेहनत करना पड़ेगा और उसके बाद में करेगा। मेन बात क्या है कि जिस परसेंटेज में जिस इंडाइसेस की बिकवाली हो रही, उस परसेंटेज में उस इंडाइसेस में खरीदारी नहीं हो रही। ऐसे एवरी इंडाइसेस में हो रहा है। उम्मीद करता हूं बात को आप समझ गए होंगे। अब चलता हूं सब्जेक्ट पर, बात कर लेता हूं। सब्जेक्ट है बैंक निफ्टी आपका 50। देखो, बैंक निफ्टी आपका एक अहम सेक्टर है। किसी भी लार्ज कैप में देख लो, मल्टी कैप में देख लो, आपको फ्लेक्सी कैप में देख लो, और लार्ज एंड मिड कैप में देख लो, मिड कैप में देख लो,
तो वहां पर आपका एक फाइनेंस बहुत ही आपका फंड मैनेजर लेकर के चलता है। और आज के टाइम पर आईटी सेक्टर के लिए सभी बोल रहे हैं कि आईटी परफॉर्म करेगा, परफॉर्म करेगा। बट बैंक निफ्टी अगर और डाउन होता है तो थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में 12 कंपनियां ऐसी हैं, 12 बैंक्स ऐसे हैं जो कि निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी मैं बात कर लेता हूं मार्केट कैप वाइज। तो उसमें 12 जो लार्ज कैप की हमारी कंपनियां हैं ना, वो एनएससी पर जो एक्टिवली ट्रेड किए जाते हैं वो बैंकों के हैं। तो उसको आपको जानना जरूरी है। और कल का जो एफआईआई की क्लोजिंग हुई वो 50,000, सॉरी एफआईआई आ रहा है हमेशा, बैंकों की जो अब हो गया करीब 20 मिनट हो गया बोलते हैं ना। तो एफआईआई की जो मतलब जो सॉरी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 50,787 पर क्लोज हुई है, लाल निशान पे बंद हुआ है ये। वहीं पर ही आप जानते ही हैं ये करीब जो है कहाँ अपना 55,000 को छू रहा था ये, तो जो 4-5,000 पॉइंट जो है डाउन हुआ है। तो वहीं पर ही अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5-6 का है हमारे पास। जिनका मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है, एचडीएफसी बैंक का देखिए 13,29,739 करोड़, सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से आपका एचडीएफसी। ये बताना आपको बहुत जरूरी था। दूसरे नंबर पर आप लोग अंदाज करो, आप लोग टक से बोलोगे एसबीआई है, नहीं एसबीआई नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक है आपका। इसका 8,84,911 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आईसीआईसीआई के ऊपर भी संदेह नहीं करना आप लोग। एसबीआई आपका तीसरे नंबर पे है 6,96,656 करोड़। एक्सिस बैंक आपका चौथे नंबर पर है 3,67,416 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक उसके बाद में है आपका 3,51,577 करोड़। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा 1,23,854 करोड़। तो आपका पीएनबी वगैरह इससे नीचे चले जाते हैं। तो पीएनबी हो गया, कैनरा हो गया, इंडसलैंड जिसका अभी बुरी तरीके से कल टूटा है, ठीक है ना। अब उसके उनका क्या, आईडीएफसी हो गया, फेडरल बैंक हो गया और आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो ये जो है ना बैंक निफ्टी आपका 2000 में आपका क्या हुआ है, लिस्टिंग में आया है, ठीक है ना। ये एक जो है निफ्टी करके बना है क्योंकि इसका एलोकेशन इतना हुआ है बैंकिंग का, ठीक है। अब निफ्टी का जैसे आपका एलोकेशन कैसे किया जाता है निफ्टी का, इसको क्यों लेना पड़ा बैंकों को, वो आपको बताता हूं। निफ्टी इक्वल टू आप कर दो करंट जो मार्केट का वॉल्यूम है और वहां से बेस जो मार्केट कैप है, इसको करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल निफ्टी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। अब बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही आम सेक्टर है। किन सेक्टर्स के बीच में वो आपका जानना बहुत जरूरी है, जिनमें से आपका आईटी सेक्टर देख लीजिए, फाइनेंस सर्विस आपका देख लीजिए, कंज्यूमर गुड्स आप देख लीजिए, चौथा सेक्टर इंटरटेनमेंट एंड मीडिया है, पांचवा सेक्टर आपका मेटल्स है, छठा सेक्टर आपका फार्मा है, सातवां सेक्टर आपका टेलीकॉम है, आठवां सेक्टर आपका सीमेंट, जो सीमेंट एंड उसके जो भी हुआ है जो कमोडिटी जो वो है, नौवां सेक्टर आपका ऑटोमोबाइल है, 10वां सेक्टर आपका पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स है, एंड 11वां सेक्टर आपका एनर्जी एंड अदर सर्विसेज है। तो अब आप ये बोलेंगे कि निफ्टी बैंकिंग का मेन क्या है भाई। निफ्टी बैंकिंग जो है ना, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर को, इंडिया के मूड और माहौल को दर्शाता है, और जिस हिसाब से कंपनियों के रिजल्ट खराब रहे हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही अहम योगदान रहा है। बाकी ने तो किया ही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर, और पहले ही अंदेशा ऐसा लगाया जा रहा था कि यस बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा वर्स्ट परफॉर्म करेगा। अब इन्होंने वर्स्ट क्यों परफॉर्म किया, इनका ट्रांजैक्शन क्यों खराब हुआ है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। एक बैंक के पीछे एक बैंक तू चल मैं आया करके वाला हाल हो गया था। जैसे हमारे प्लेयर्स कभी कभी निकलते हैं तो ऐसे ही, और उनका भी हुआ है, अपने कंपनियों का भी हुआ है। ये 3-4 चीजों पर ये लोग चलते हैं। एक तो लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक्स मेंटेन करते हैं, ये मार्केट का कैपिटलाइजेशन मेंटेन करते हैं, सेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और कारपोरेट के गवर्नेंस में ये लोग मदद करते हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो तो है ही है। तो सबसे अहम सेक्टर फाइनेंस सेक्टर का भी सुधरना बहुत ही जरूरी है, बाकी इंडाइसेस का सुधरना बहुत जरूरी है। और आप जान ही रहे हैं कि किन किन सिनेरियोज की वजह से मार्केट में गिरावट हुई है, इसको हम चर्चा करेंगे किसी और सेशन में। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कब तक इंप्रूव होता है। जब तक बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा नहीं इंप्रूव होगा तो आईटी सेक्टर कुछ भी करे चलेगा भले, लेकिन उस लिहाज से वो भी नहीं चलेगा।
क्योंकि अभी अमेरिका में आपको पता ही है वहां का इलेक्शन में खास करके उनका जो टाई हो रहा है ना, टाई की वजह से ज्यादा वहां पर अभी थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या नाम है, आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा अधर में लटका हुआ है। तो ये जो दो ये सेक्टर्स और तीसरा आपका एफआईआईज की आपकी अपना बिकवाली तो है ही है, लेकिन बिकवाली से ज्यादा क्या है कि यस डीआईआईज हमारे खरीद रहे हैं, रिटेलर्स हमारे खरीद रहे हैं। हाँ कुछ पैनिक जरूर हुए हैं, इसमें भी संदेह नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छा सा प्रश्न पूछा था आरसी प्रसाद सर ने और जिसका हमने जवाब भी दिया है। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, वाजिब प्रश्न था, और ये दोनों प्रश्न डी कौरव सर का भी प्रश्न बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसको फिर करता हूँ। अच्छे तो जो है तकरीबन जो है अपना सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि जो कि मतलब थोड़ा सा जागरूक होने वाले प्रश्न हैं। तो जागरूकता पर जितनी मेरी वो थी अपना समझ थी उसको मैंने मतलब बताने की कोशिश तो किया है। एंड अब भी क्या है कि ये थोड़े से मेरे को ऐसे लगे हैं, तो इन्होंने जो ये प्रश्न उठाया था कि अगर खरीद रहे हैं तो फिर उसके बाद में मार्केट डाउन क्यों हो रही है। बात सही है, मार्केट क्यों डाउन हो रही है? अब मार्केट डाउन इसलिए हो रही है कि खरीद फरोख्त उसी एवरेज में नहीं हो रहा है, उसी एवरेज में नहीं हो रहा है, तो लिक्विडिटी का जो चंक है वो तो हो ही रहा है, प्लस उसके बाद में क्या हो रहा है कि आपका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कंपनियों के रिजल्ट से, वो आ नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है कि वहां से आपकी गिरावट, एक तो उनका लॉस दिख रहा है, तो उनके जो शेयर अपना जो है भरभरा कर गिर रहे हैं। तो एवरी शेयर को तो लिक्विडिटी खाली मेंटेन हो रही है ना, नहीं तो अब तक तो बहुत ज्यादा गिर जाती। लिक्विडिटी मेंटेन हो रही, बट आपका प्रॉफिट और ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है ना, वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये चीजें नहीं बढ़ रही है, तो उसके बाद में मार्केट इसीलिए सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, समस्या हो रही। बाकी खरीदारी का जो लास्ट में आ रहे हैं वो लगभग बराबर ही आ रहा है, क्योंकि उनको देख करके डीआईआईज और एफआईआईज खरीद रही है। तो कल क्या बैंक निफ्टी का आने वाले नवंबर महीने में या दिसंबर महीने में बैंक निफ्टी का, आईटी का और इनका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा जरूरी है चलना, क्योंकि जब आप किसी फंड को उठाते हो ना, जो अच्छे फंड है, लार्ज एंड मिड कैप है, लार्ज कैप है, या अच्छा जो है मिड कैप फंड है, तो वहां पर देखिएगा फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर और इनका जो है ना एक एवरेज का परसेंटेज लिया होता है आपके फंड मैनेजर ने। तो उन चीजों को देख करके मैंने बोला क्यों ना बैंक निफ्टी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाए। तो कोशिश किया हमने इसको करने की, बताने की, और इसको इम्प्रूव करके आप लोगों के पास और रखेंगे। जितनी भी आपकी कमेंट्स एंड क्वेरीज होंगी पक्का मैं उसको लूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। हाँ हो सकता है 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा डिले हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी दोस्तों। अगर ठीक लगी है तो बस थैंक यू वेरी मच, प्यार दुलार